नमस्कार मित्रों, मैं जीएस गुरु आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टार एकेडमी विद जीएस गुरु में। एक लंबे समय के बाद आइए फिर से आज हम आपके लिए यूट्यूब पे कुछ सेशन लेके आए हैं। इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए सल्तनत काल यानी मध्यकालीन भारत से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री के टॉपिक है उन टॉपिकों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो भी सीरीज आएगा इसमें आपको मध्यकालीन भारत से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। जैसे मध्यकालीन भारत में जो भी वंशज आए हैं, ठीक है, जैसे सल्तनत काल आपके हो गया। सल्तनत काल में कई सारे वंश आया है, इस वंश के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश, उसके अलावा जो भी है इस सेशन में हम जो भी वंशज आए हैं, गुलाम वंश हो गए आपके, उसके बाद खिलजी वंश हो गया, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, जो भी वंशज आए थे उन वंशज को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम आज देखेंगे ये जो गुलाम वंश आया था। सबसे पहले इस गुलाम वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज आपको हम इस गुलाम वंश के बारे में कुछ रोचक इतिहास बताते हैं कि गुलाम वंश था क्या, कब आया, कैसे आया, क्या इसका इतिहास रहा था, बैकग्राउंड इसका क्या रहा था। इन सारे चीज़ों पर हम प्रकाश डालेंगे। चलिए, सबसे पहले गुलाम वंश समझने से पहले आपको हम इसके पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं। ये गुलाम वंश स्टेबल हुआ कैसे हमारे भारत में, ये आया कैसे यहाँ। सबसे पहले देखिए 1192 ईस्वी में, ठीक, 1191 और 92 ईस्वी में उस समय शासन था अजमेर में पृथ्वीराज का। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था। ये जो पृथ्वीराज चौहान था, इस पृथ्वीराज चौहान के साथ एक शासक का युद्ध होता है जिसका नाम है ये गौरी। ये जो मोहम्मद गौरी है, ये गौरी युद्ध करता है 1191 ईस्वी में। ठीक है, किसके साथ? तो पृथ्वीराज चौहान के साथ। इस युद्ध को हम लोग तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। तो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो ये होता है पृथ्वीराज चौहान और ये मोहम्मद गौरी के बीच में। इस युद्ध में होता क्या है कि मोहम्मद गौरी हार जाता है, ठीक, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास उस समय अच्छा खासा सपोर्ट था। आसपास के जो भी शासक थे वो शासक इसका भरपूर सपोर्ट कर रहा था, ठीक। तो उस समय ये पृथ्वीराज चौहान यहाँ से जीत दर्ज कर लेता है। लेकिन कुछ समय के बाद जस्ट एक साल के बाद, अगले साल यानी कि 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। और इस युद्ध में फिर से एक बार आमने सामने आते हैं कौन? तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक। गौरी और चौहान के बीच में एक बार फिर से युद्ध होता है। अब ये गौरी और चौहान के बाद जो दूसरा युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध, इस तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी को ये मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जो है ये पराजित हो जाता है। ठीक, देखिए पहले युद्ध में हुआ ये था कि पृथ्वीराज चौहान जीत गया, लेकिन जस्ट उसके सेकेंड युद्ध में, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था, वहाँ पर मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। अब यहाँ पर समस्या क्या आ सकता है, मतलब क्या दिक्कत था कि पहले में जीत गया और जस्ट उसके एक साल बाद ऐसा कंडीशन आया कि ये पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार जाता है। तो रीज़न ये था कि इसके पृथ्वीराज चौहान के एक करीबी शासक थे, ठीक है, जिसने इसका साथ छोड़ दिया था और वो इसके साथ धोखेबाजी करके मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया था, जिस कारण से ये व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान, ये तराइन के द्वितीय युद्ध हारा गया था और यहाँ पर मोहम्मद गौरी का शासन एस्टेब्लिश हो गया था, ठीक। अब देखिए मोहम्मद गौरी यहाँ से 1192 ईस्वी में अपनी शासन स्थापित कर लेता है। अब ये मोहम्मद गौरी कुछ समय तक यहाँ शासन करेगा, ठीक, शासन करेगा। और ये अपने शासन के समय में, ठीक, अपने साथ कई सारे गुलामों को लाया रहता है, जिसमें से एक गुलाम का नाम था ऐबक, ठीक है। उसी में से एक इसका गुलाम था, नाम था इसका क्या? तो ऐबक। ये जो ऐबक था, देखिए ये जो ऐबक था, ये ऐबक इसी का गुलाम था। किसका गुलाम था? तो ये था गौरी का गुलाम। अब ये ऐबक जो था, ठीक, ये ऐबक करता क्या है? ठीक, ये जो ऐबक नाम, ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति को चित्र आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति ऐबक है। ये ऐबक मोहम्मद गौरी की पुत्री, ठीक है, इसके पुत्री से ये विवाह कर लेता है। और विवाह के पश्चात मोहम्मद गौरी इसको जो भी इस भारत के क्षेत्र का जो भी राजपाट रहता है, दिल्ली के क्षेत्र का, वो सारा राजपाट इसको सौंप के ये वापस चला जाता है। तब यहाँ पर देखिए कि ये शासन स्टार्ट होता है किसका? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक। चलिए अब देखिए, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। किसका शासक था? गुलाम वंश का शासक था, ठीक। इसका समय कितना रहा था? तो इसका समय याद रखेंगे, इसका समय रहा था ये 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक, ठीक।
अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, देखिए गुलाम वंश जो बने थे ना ये काफ़ी मतलब तीन वंश से मिलकर बना था। एक कुतुबी वंश जिसका शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक शमसी वंश जिसका शासक इल्तुतमिश था, दूसरा बलबनी वंश जिसका शासक बलबन था। ये तीन लोग मिलकर गुलाम वंश को एक लंबे समय तक चलाया था। ठीक, लेकिन जैसे ही गुलाम वंश समाप्त हुआ उसके बाद खिलजी वंश का आगमन हो जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ गुलाम वंश के बारे में देख रहे हैं। देखिए, तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहा था। 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक किसका शासन रहा था? तो गुलाम वंश का शासन रहा था। इस गुलाम वंश के शासन में सबसे पहला शासक यहाँ का कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर में। ठीक है, मतलब ये अपने सारे जो प्रशासनिक कार्य होते थे वो सारे कार्य कहाँ से संचालित करता था? तो लाहौर से संचालित करता था। ठीक, चलिए देखिए 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। आगे देखिए 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु होता है। जस्ट उसकी मृत्यु के बाद सारा के सारा जो भी राजपाट था, साम्राज्य था, वो सारा साम्राज्य संभालने का दायित्व किसके ऊपर आ गया? तो वो आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक, क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा सौंप के गया था मोहम्मद गोरी। अब देखिए ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये एक साधारण सा शासक था। ये कभी अपने आप को सुल्तान कहा ही नहीं था। मतलब ये अपने आप को राजा कभी मानता ही नहीं था। एक साधारण से शासक के रूप में ये काम करता था। ठीक, ये देखिए ये कुछ समय तक अपने आप को सिपा सलाहकार कहा करता था या मालिक कहा करता था। ठीक है, सिपा सलाहकार क्या होते हैं? तो ये एक सेना का हेड होता है। ठीक है, जो सेना होते हैं उस सेना को संचालित करने का कार्य दे दिया जाता है सिपा सलार को। मतलब इनके पास एक सेना होती है जिसको संचालित करने का कार्य करते हैं सिपा सलाहकार। ठीक है, तो ये सिपा सलाहकार बन गया था यहाँ कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने सुल्तान के रूप में ना कार्य करके एक सिपा सलार के रूप में काम किया था कुछ समय तक। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। ठीक, ये कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। 1208 ईस्वी तक इसका जीवन जो था ना एक साधारण जीवन जिया था ये व्यक्ति। ठीक है, 1208 ईस्वी तक एक साधारण सा जीवन व्यतीत करता था। कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अपने आप को सुल्तान नहीं कहलाता था। ठीक है, लेकिन 1208 के बाद, ठीक 1208 के बाद कुतुबुद्दीन अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। मतलब ये इसके बाद स्वतंत्र हो गया। कैसे स्वतंत्र हो गया? तो मोहम्मद गोरी के एक भतीजा था। ठीक, मतलब मोहम्मद गोरी का जो शासन था उस शासनकाल का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका नाम था गियासुद्दीन महमूद। इस गियासुद्दीन महमूद ने एक दास पत्र बनाया। ठीक है, मतलब कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था उसको गुलामी से मुक्ति दे दिया। ठीक है, तब इसके बाद कहा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बना है? तो एक स्वतंत्र शासक बना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र शासक के रूप में कब से जाना जाता है? तो 1208 से। 1206 से लेकर 1208 ईस्वी तक इसने कार्य किया था एक सिपा सलाहकार के रूप में और एक ऑनर के रूप में। ठीक है, चलिए अब देखिए 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाता है। कैसे मृत्यु हो जाता है? ठीक, लाहौर में ये व्यक्ति पोलो एक खेल होता है। ठीक, जिसे चौगान भी कहते हैं। ये खेलते वक्त घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब हुआ इसकी मृत्यु? तो 1210 ईस्वी में। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके मृत्यु के बाद इसकी जो मकबरा है, ठीक टम्ब जो होता है, ठीक है, ये टम्ब कहाँ बनाया गया था? तो वो लाहौर में बनाया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक का टम्ब कहाँ है तो कहाँ हो जाएगा? लाहौर में हो जाएगा। ठीक है, मकबरा कहाँ है? लाहौर में। कब मृत्यु हुआ था? तो 1210 ईस्वी में। कैसे हुआ था? तो चौगान खेलते हुए घोड़े से बेचारा गिर गया और मर गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ पारिवारिक संबंध दिए हुए हैं। जैसे ये ताजुद्दीन यलदौज एक गजनी शासक था। ठीक, गजनी जो उधर का शासक था, अफगानिस्तान का ये साम्राज्य था, इस साम्राज्य का ये शासक था। ठीक, इसी की पुत्री से कुतुबुद्दीन ऐबक का विवाह हुआ था। ठीक, उसके बाद ये नसीरुद्दीन खुबाचा जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की बहन का विवाह हुआ था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक की एक पुत्री थी। ठीक, जिससे इल्तुतमिश ने विवाह कर लिया था। तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम और दामाद के रूप में जाना जाता था। ठीक है, आइए अब हम यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किए गए जो भी स्थापत्य था, ठीक है, मतलब कि वास्तुकार था, उन वास्तुकारों के बारे में हम देखेंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे कौन आता है? तो सबसे पहले यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कुतुब मीनार। तो आइए हम लोग इस कुतुब मीनार की तरफ चर्चा करते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कुतुब मीनार है क्या। देखिए ये कुतुब मीनार आज आप लोग जो देखते हैं, ठीक दिल्ली में कुतुब मीनार है, ये काफ़ी फेमस है। ठीक, हमारे भारत के स्मारकों में से एक महत्वपूर्ण स्मारक माना जाता है ये कुतुब मीनार। ये जो कुतुब मीनार है इसको बनवाया कौन था? तो इल्तुतमिश से बनवाया था। ठीक है, किसके याद में? तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार जो काकी था इसके याद में इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया था।
ठीक है, इसकी नींव रखी थी किसकी याद में? काकी की याद में। ये बख्तियार काकी था कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था, टीचर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये टीचर था कौन? बख्तियार काकी। इसके याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक, ये 5 मंजिला भवन बनवा रहा था इस कुतुब मीनार को। ठीक है, मतलब कि ये 5 मंजिला भवन बनवा रहा था किसको? कुतुब मीनार को, जिसकी ऊंचाई लगभग 72 मीटर के आसपास थी। ठीक, लेकिन दुर्भाग्य से कुतुबुद्दीन ऐबक पहले मंजिल तक ही बनवा पाया था जब उसकी मृत्यु हो गया था। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाता है तो इसकी मृत्यु के बाद समस्या उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, अब इस समस्या में मतलब कि ये बन नहीं पाया कुतुब मीनार। और जब कुतुब मीनार बना नहीं तो इसके बाद आगे जो भी शासक आएंगे वो इसको आगे संचालित करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही भव्य स्मारक बन रहे थे, महत्वपूर्ण स्मारक बन रहे थे, देखने योग्य बन रहे थे, काफ़ी आकर्षक थे। तो इस मंजिल को आगे कोई ना कोई पूरा करेगा। तो जस्ट इसके बाद अगला शासक बनता है कौन? तो आराम शाह। ठीक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक मतलब पुत्र था आराम शाह। ये आराम शाह छोटे समय के लिए बना था शासक। ठीक है, ये 6-8 महीने तक शासन किया था। उसके बाद इस आराम शाह का शासन खत्म हो गया था। इसके बाद कौन आया था? तो इसको मार के आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश आया था। ठीक, जो इसका वास्तविक शासक बना था। ठीक, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक शासक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो इल्तुतमिश है, इस इल्तुतमिश ने ये जो कुतुब मीनार का, ठीक, ये जो कुतुब मीनार आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कुतुब मीनार, इसके एक मंजिल तक, ठीक, इस कुतुब मीनार के एक मंजिल तक कौन बनवाया था? तो वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इसके आगे 4 मंजिल तक, इसके आगे 4 मंजिल तक, यहाँ तक कौन बनवाया था? तो यहाँ तक बनवाया था आपका इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है इसे 4 मंजिला बनवा दिया था। ठीक है, कौन बनवाया था? इल्तुतमिश से। मतलब टोटल 5 मंजिल बने थे। एक मंजिल तक तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक बनवा दिया था, ऊपर 4, मतलब टोटल 5 मंजिलों तक क्या बना था? तो ये कुतुब मीनार बना था। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद ये किसी भी घटना में, ठीक है, मतलब कि जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, उस दुर्घटना में क्या हुआ था कि ये उसका 5वां मंजिल ढह गया था। तो इस 5वें मंजिल को अच्छे से, ठीक है, रिपेयर करवाने का काम कौन किया? तो फिरोज शाह तुगलक करता है। ठीक, तो ये आपके कुतुब मीनार से कुछ पॉइंट हो गए जो आपको याद रखने हैं। ठीक, कुतुब मीनार से कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब ये कुतुब मीनार से क्या क्या पॉइंट है? ठीक, तो देखिए ये किसके याद में बनाया गया था? बख्तियार काकी के। इसकी हाइट कितनी है? मतलब कई मंजिला है? तो 5 मंजिला है। हाइट कितनी है? 72 मीटर। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कितना बनवाया था? तो 1 मंजिल बनवाया था। इल्तुतमिश शायद कितना बनवाया? 4 मंजिल पूरा किया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जब ये इसका 4था मंजिल ढह गया था, ठीक है, ये हमने 5 बता दिया, ये इसके 4 मंजिल ही बने थे, 4 मंजिल ही बने थे। ठीक, चौथे मंजिल ये जो था ये ढह गया था, ठीक है, किसी कारण से। तो क्या हुआ था? वो उसको आके ये फिरोज शाह तुगलक ने इसका रिपेयर करवा दिया था। ठीक, चलिए देखिए, मतलब ओवरऑल कहने का अर्थ है कि ये 5 मंजिला था। यहाँ पिक्चर से देखिए, देखिए ये 5 मंजिला था। आप यहाँ देख के काउंट करते, 1 2 3 4 5 मंजिल था। एक मंजिल तो बनवा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक, बाकी ऊपर 4 बनवाए थे कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश में 4 ऊपर बनवाती थी, इनसे लास्ट वाला ये जो था ये इसका ढह गया था। ठीक है, मतलब क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसको फिर से फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाया था। उम्मीद करता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया एक और महत्वपूर्ण स्थापत्य, ठीक, वो स्थापत्य कौन था? ठीक, देखिए वो स्थापत्य कुबतुल इस्लाम। ये काफ़ी फेमस है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। ये कुबतुल इस्लाम है क्या? ठीक, देखिए ये कुबतुल इस्लाम है क्या? दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम इसने रखा था कुबतुल इस्लाम। ठीक, ये भारत का पहला मस्जिद था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला मस्जिद कौन है, तो कुबतुल इस्लाम। कहाँ बनवाया गया था? तो ये दिल्ली में बनवाया गया था। ठीक है, ये बनवाया था, किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जैन मंदिर को तोड़ के। मतलब आज वर्तमान में जहाँ पर कुबतुल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है, इस मस्जिद को उस समय क्या किया गया था कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर जो जैन मंदिर थे, इस जैन मंदिर को तोड़ के यहाँ पर इसने क्या किया था? तो ये मस्जिद बनवाया था कुबतुल इस्लाम। ठीक, चलिए आगे देखिए। ये 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान से युद्ध विजय के बाद, ठीक है, मतलब जब युद्ध जीत गया तो उसी का जस्ट बाद इसका निर्माण कराया गया था कुबतुल इस्लाम का। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये जस्ट आपको ये कुतुब मीनार के बगल में देखने को मिल जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा, देख आप पिक्चर में देख सकते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ? ठीक, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ? तो ये देखने को मिल जाएंगे
अजमेर में। ठीक, ये 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका इतिहास क्या है कि ये पहले वहाँ पर हुआ करता था एक संस्कृत विद्यालय। ठीक है, एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। ठीक, अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक उस क्षेत्र का ये अभियान कर रहा था। तो उस अभियान में इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया कि 2.5 दिन रुकने के लिए, ठीक, इसने क्या किया कि इस संस्कृत विद्यालय को तुड़वा कर यहाँ पर एक झोपड़ा बनवा दिया। ठीक है, जहाँ पर ये 2-2.5 दिनों तक रहा था ठहराव के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो संस्कृत विद्यालय था इसका अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आज मतलब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था वो किस मतलब विद्यालय को तोड़ के, कैसा विद्यालय था वो, तो संस्कृत विद्यालय था उस जगह पे पहले। ठीक है, और इसी संस्कृत विद्यालय को खत्म करके यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ, तो ये आपको अजमेर में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अजमेर है कहाँ, तो राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है, राजस्थान का एक शहर है अजमेर। चल आगे देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक में कुल मिला के हमने क्या पढ़ा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पढ़ा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ये गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी के गुलाम था। उसके पुत्र से इसने विवाह किया था, जिस कारण से इसको राजपाट मिल गए थे और ये शासन करने लगा था। 1206 से लेकर 1208 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1208 ईस्वी तक इसने क्या किया था, तो ये शासक के रूप में काम नहीं किया था, एक साधारण से सिपा सलार के रूप में काम किया था। लेकिन जैसे ही 1208 आते हैं, 1208 में इसको दास का जो पद मिला हुआ था, मतलब गुलामी का ये जो जंजीर था इसके पास, उसको तोड़ दिया जाता है और इसको एक स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो 1208 से लेकर 1210 तक ये स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करता है। लेकिन 1210 में लाहौर में चौगान खिलसा में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहीं पर इसकी जो स्मारक होती है टम्ब, ठीक, वो बना दिया जाता है, मकबरा। ठीक, इसने कुछ काम किए थे, काम क्या किया था, तो इसने ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, कुबतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया दिल्ली में, कुतुब मीनार बनवाया था दिल्ली में। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट होगा जो आपको यहाँ से याद रखने हैं। ठीक, इसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड आपको एक और बात याद रखनी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो बातें हैं क्या, ठीक, तो वो बातें ये हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक टैक्स लागू किया था सभी पर। ठीक है, जिसका नाम है जजिया कर। ठीक, ये जो जजिया कर था, इस जजिया कर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने लागू किया था। ठीक, इसमें था क्या कि गैर मुस्लिमों से, ठीक है, किससे, तो गैर मुस्लिमों से। ठीक, जो भी गैर मुस्लिम थे, मतलब कि जो मुस्लिम नहीं हो, मुस्लिम छोड़ के जो भी हो, उन सभी की बात की जा रही। ठीक, तो गैर मुस्लिमों से कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक प्रकार का टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था, जिसे वो जजिया कर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए जजिया कर की शुरुआत किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये किससे वसूला जाता था, तो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने समझ लिया कुतुबुद्दीन ऐबक था क्या। ठीक, कैसे कैसे ये आया और कैसे कैसे इसकी जीवन की समाप्ति हुई थी। ठीक है, अब जस्ट इसके बाद इसका पुत्र कुछ समय के लिए शासक बनता है, जिसका नाम था आराम शाह। ठीक है, अब ये जो आराम शाह कुछ समय तक शासन करता है और उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी कहानी खत्म कर देती है और फिर उसके बाद स्थापना होता है किसका, तो इल्तुतमिश के शासन का। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, आज की हम अपनी इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इस दोस्त को, भाई को प्यार से नवाजें। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगना ही चाहिए। ठीक, क्योंकि हमने अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी भरपूर सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।